नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी अयोध्या में 6 दिन की मैराथन पड़ताल करके लखनऊ लौट आई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को हर स्तर पर घोर लापरवाही देखने को मिली है, जो उसकी जांच में आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस हाई प्रोफाइल जांच की आंच अब किस किस तक पहुंचने वाली है। क्या इस घोटाले की टाइमिंग और एसआईटी की सख्त कार्रवाई 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी की हिंदुत्व की पिच को हिला देगी, या फिर इस पर कड़े एक्शन से सीएम योगी ये संदेश देने में कामयाब होंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीति में कोई रियायत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया था और समाजवादी पार्टी इस पर जबरदस्त आक्रामक रुख अपनाए हुए है। क्या होगा इसका चुनाव पर असर, क्या है इसका जमीन पर असर, इन बातों पर, इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय। विजय जी, अब तो 6 दिन के बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट पूरी करके लौट गई है, लेकिन मैं पहले आपसे इसका ये जानना चाहता हूं कि एसआईटी की खबरें, ये सब कई बार होता है कि बहुत मीडिया में बहुत कुछ छप रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि राम मंदिर में जो चंदा चढ़ावे की चोरी के जो आरोप हैं, एसआईटी ने अपनी एक जांच पूरी कर ली है, पहला फेज, लेकिन इसका जमीन पर क्या असर है? देखिए नीरज जी, जमीन पे बहुत गहरा असर है। करोड़ों आस्थावान बहुत दुखी हैं, लोग निराश और हताश हैं। लेकिन मैं आपको, अगर आप कहें तो मैं शुरू से, चूंकि मैं तो चश्मदीद पूरी प्रक्रिया का। जी जी, बताइए। जब 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था तो मैं अयोध्या में था और काफी समय तक, करीब 1-1.5 साल तक, तो केवल चंपत राय के झोले से ही ट्रस्ट चल रहा था। वो एक थैला जो कपड़े का होता है, उसी के सहारे ही चल रहा था। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही गंभीर लापरवाही का पूरा मामला है, मैं तो खुद संदिग्ध हूं। 9 नवंबर के बाद लोग इतने खुश थे, उत्साहित थे, पूरे देश में एक नया जोश था। भगवान राम में जो आस्था रखते हैं ऐसे श्रद्धालुओं में, और 9 तारीख के बाद से ही तांता लग गया। लोग कुछ न कुछ लेके वहां पहुंच रहे थे। कोई कुछ जो सामग्री उनको सबसे विशिष्ट लग रही थी वो लेके अयोध्या आने लगे थे। यानी 10 नवंबर 2019 से वहां पे दान चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग कैश चढ़ा रहे थे, लोग सामग्री लेके आ रहे थे, तरह तरह की कलाकृतियां ला रहे थे, चांदी की सिलाएं कोई ला रहा था, कोई कुछ भी, जो भी जिनसे जो समझ में आ रहा था वो लेके आ रहे थे। और वहां पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि इन सारी बहुमूल्य सामग्रियों का, या कहें कि बहुमूल्य श्रद्धा से जुड़ी हुई जो सामग्री थी, जिसकी भले ही भौतिक कीमत थोड़ी कम हो, उसको किसी इन्वेंट्री रजिस्टर में दर्ज है। एक पत्रकार के नाते मैंने चंपत राय जी से समय कहा कि इसका सिस्टम होना चाहिए, कौन क्या ला रहा है उसकी प्रॉपर रसीद कटनी चाहिए, और ये इसकी एंट्री होनी चाहिए, और इनके पास रखने की जगह भी नहीं थी। जहां चंपत राय जी हैं उसके सामने कुछ कमरे बने थे, उन्हीं कमरों में उसको रख दिया जाता था। ताला चाबी किसी के पास थी, कुछ सामग्रियों के लिए रिसीव करते थे जी स्वयं, वो भी जो उनके साथ सहयोगी होते थे, फिर उनकी जिम्मेदारी होती थी उन चीजों को रखे। तो ये सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। अब बहुत सी ऐसी चीज, अच्छा, जो श्रद्धालु हैं, जो चढ़ावा चढ़ने आते हैं, वो ये मान के चढ़ावा चढ़ाते हैं हमने भगवान के नाम पे अर्पित कर दिया, अब इसकी जिम्मेदारी देखरेख जो सेवादार लोग हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं वो करेंगे। और आप यकीन करेंगे कि कोई अकाउंटेंट नहीं था, कोई वहां पे सुपरवाइजर नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इन सामग्रियों की एंट्री करे। बहुत से लोग तो अभी सामने नहीं आए हैं जिन्होंने काफी कुछ सामग्रियां चढ़ाई हैं, और वो शायद कभी सामने आएंगे भी नहीं, और उनको रसीद भी नहीं चाहिए, और न उनको मलाल है कि उनकी चढ़ाई गई सामग्री कोई और उठा ले गया होगा। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा, और लंबे समय तक पूरा झोले में ही चंपत जी अपना कर रहे थे कायदे से। देखिए, एक इसमें नीरज जी जो बहुत बड़ी बात है कि राम मंदिर ऐसा अकेला
पूरे देश का मंदिर है जिसमें ट्रस्ट पहले बना, मंदिर निर्माण उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनी। यानी ट्रस्ट बना, ट्रस्ट में मंदिर निर्माण के लोगों ने दान किया, दान में मंदिर निर्माण के लिए कैश भी दान किया, हम वस्तुएं भी जिसमें आभूषण हैं, चांदी की सिलाएं हैं, और तमाम के लोग, किसी ने बहुत बड़ा घंटा दान किया, किसी ने कोई सामग्री किसी के इलाके की बहुत अच्छी थी, विशिष्ट थी, तो वो लेके आया, किसी ने कोई और प्रतीक वहां पे चढ़ाया, तो सब लोगों ने वहां भगवान राम को अर्पित किया। भले अच्छा, अब इसके बाद निर्माण की प्रक्रिया बाद में शुरू। अच्छा, चूंकि जो मंदिर पहले था वो तो मंदिर था नहीं, वो तो एक प्रतीकात्मक मंदिर था, अस्थायी मंदिर था, जहां भगवान राम एक टेंट में के भीतर थे। फिर उनके लिए अस्थायी एक लकड़ी का मंदिर बनाया गया, उसमें वहां लाके उनको स्थापित किया गया। ये सारी प्रक्रियाओं में ट्रस्ट में सबसे ज्यादा आगे चंपत राय जी थे। अब देखिए, ट्रस्ट में 14 सदस्य हैं, उसमें के पराशरन साहब तो संस्थापक सदस्य हैं। वो नंगे पांव उन्होंने कोर्ट में बहस की थी, बड़े वकील हैं, बहुत ही श्रद्धालु हैं, और शायद एक या दो बार ही अयोध्या आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा के समय आए थे, उसके अलावा वो आए नहीं। और ट्रस्ट के अध्यक्ष जो नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, अध्यक्ष तो बाद में बने, ट्रस्ट पहले बन गया था, ट्रस्ट में अध्यक्ष और महासचिव को पद खाली रखा गया। बाद में इनके लोगों ने वहां थोड़ा शोर शराबा किया, हंगामा किया, चूंकि ये राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे, तो मांग की गई कि इनको ही अध्यक्ष बनाना चाहिए। छोटा सा आंदोलन भी अयोध्या में हुआ था। उसके बाद केंद्र सरकार ने घोषित किया कि नहीं, नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष होंगे और चंपत राय महासचिव होंगे। अब ये लोग बन गए। नृत्य गोपाल दास भी ज्यादा एक्टिविटी अपनी कर नहीं पाए, यानी अध्यक्ष की जो भूमिका है उसमें वो कभी सही नहीं हो पाए। और जो चंपत जी हैं, यही सारा काम करते रहे, और इनके पीछे तमाम लोग थे जो इनको सपोर्ट करते थे। और अनिल मिश्रा जी हैं। अच्छा, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है? गोविंद देव जी। गोविंद देव जी पुणे के प्रमुख हैं, और वो यहाँ पे कोषाध्यक्ष बन गए। तो कोष में कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी तो कोषाध्यक्ष की भी बनती है। कोई सिस्टम इन लोगों ने बनाए नहीं। देखिए, ये आंदोलन करने वाले लोग थे, प्रश्न करना जानते नहीं। अकाउंटिंग की प्रक्रिया और जो अकाउंटिंग की जवाबदेही होती है, उसको कभी जीवन में इन्होंने सीखा ही नहीं। एक निहायत ही लापरवाही से सारा पूरा काम यहाँ मैंने होते हुए देखा है। और ये सिलसिला 10 नवंबर 2019 से लेकर और बहुत लंबे समय, यानी आज तक कह सकते हैं, जब एसआईटी जांच कर रही है, जांच की रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है। हालांकि जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ और पैसे खर्च होने लगे, तो मंदिर निर्माण में काम तो एलएनटी कर रही है। अब आपको नहीं पता होगा, मंदिर निर्माण एलएनटी कर रही है, और इसका जो कंसल्टिंग एजेंसी है वो आईआईटी चेन्नई आईआईटी चेन्नई इनको टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है एलएनटी को। और जो अकाउंट का काम है मंदिर निर्माण का, वो काम टीसीई के पास है। टीसीई इसमें टीसीई भी कंसल्टेंट है, और वो मंदिर के सारे अकाउंट का काम वो मेंटेन करने लगे। टीसीई या टीसीएस का कोई ब्रांच उसमें उनको इन्होंने काम दिया पूरा अकाउंटिंग का। बाकी नॉन प्रोफेशनल लोग रखे गए। ट्रस्ट में कोई सीईओ कभी नहीं रखा गया, ट्रस्ट में कभी बीआरओ नहीं रखा गया, ट्रस्ट में प्रॉपर अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट शायद इन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन काफी लंबे समय तक, जब तक प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मेरी जानकारी में ट्रस्ट ने अपना अकाउंटेंट नहीं रखा था। जी जी, नहीं विजय जी, ये सब पिछले 6 दिन से बहुत घोर लापरवाहियां जो हैं और जिस तरह से चीजें हुई वो सामने आ रही हैं। हम इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट जानना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इससे बीजेपी पॉलिटिकली बैकफुट पर आएगी? क्या समाजवादी पार्टी को इसका कोई एडवांटेज मिलेगा, या समाजवादी पार्टी को उल्टा पड़ जाएगा दांव कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आप इसको पॉलिटिकली कैसे देख रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म में लोग जब दान कर देते हैं तो उसका फॉलो अप नहीं करते हैं। वो दान कर देते हैं, फिर वो मानते हैं कि ये भगवान को हमने अर्पित कर दिया है, और वो भगवान इसका जैसा है कि इस्तेमाल होगा। यानी अगर जैसे बात हो रही है कुंभ के समय जो बहुत ज्यादा चढ़ावा हुआ, उसकी गिनने में चोरी हो गई और दूसरे तरीके की चोरी हो गई, तो ये इसको लेके कोई लोगों में आक्रोश तो है, लोग नाराज हैं, लोगों की आस्था पे चोट टूटी है। जिस तरह की बहुत ज्यादा खबरें आई हैं, और इतनी ज्यादा खबरें आई भी
ये भी बड़ा रोचक है कि ट्रस्ट के जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा जी ने भी बहुत इंटरव्यू दिए, खूब बोला उन्होंने। इसके पहले उन्होंने बात नहीं की, जबकि वहां जाके मीटिंग करते रहे। वो आईएएस अफसर हैं, उनको प्रोसीडिंग की सारी जानकारी, और मैं जानता हूं कि निर्माण समिति में सारा कुछ काम इन्होंने बहुत ही सरकारी तरीके से किया है। लेकिन ये जो अकाउंटेबिलिटी की जो पूरी जिम्मेदारी थी, ये चंपत राय की थी, अनिल मिश्रा की थी, और इससे ज्यादा गोविंद देव जी की भी थी। इन लोगों ने कभी कोई गंभीरता से इसमें प्रयास नहीं किया, और जिसका खामियाजा इस तरह से हो गया। अब इसमें पब्लिक नाराज तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नाराज है, बीजेपी से नाराज है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये लापरवाही है, और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने विश्वासघात किया है। तो लोग इस तरीके से ज्यादा देख रहे हैं। हाँ, बीजेपी का जो पॉलिटिकल ऑरा है उसमें जरूर काफी बड़ा है, लेकिन लोग वोट नहीं देंगे, ये कहना थोड़ा सा भी जल्दीबाजी है। मूल सवाल यही है, अगर हम चुनावों के नजरिए से इसको देखते हैं, कि क्या वोट के नजरिए से नुकसान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से देख रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राम मंदिर का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो राम मंदिर निर्माण के बाद पहला बड़ा चुनाव था। तो क्या नुकसान भी उस तरह से होगा क्या 2027 में, या फिर बीजेपी इसे और किसी तरीके से भुना लेगी? खैर, मैं आपसे एक बात और पूछता हूं कि अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अखिलेश यादव की पार्टी के एक नेता ने इस मामले को उठाया, फिर अखिलेश यादव ने अगले ही दिन इसे सोशल मीडिया में लाकर इसको एक बड़ी खबर बना दिया। तो क्या समाजवादी पार्टी जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, जिस तरीके से पिछले दिनों काफी मुद्दों पर, अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर और तमाम मुद्दों पर ब्राह्मण वोट की तरफ अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट को लुभाते हुए नजर आए, क्या ये वो कहीं जुड़ता है आपस में, राम मंदिर का मुद्दा और समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण प्रेम? नहीं, बिल्कुल जुड़ता है और काफी असर है। अभी तो इसका असर काफी है, लेकिन ये कंटिन्यू बना रहेगा चुनाव तक, ये कहना मुश्किल है। जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, तो उन्होंने बहुत ही सधे तरीके से और बहुत संयमित तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, और उन्होंने विपक्षी दल के नाते जो इनकी कमियां हैं, जो इनकी लापरवाहियां हैं, उसको उन्होंने उजागर किया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनको उनके ऐसा होता है ना कि जैसे राम मंदिर का मुद्दा जब इसके पहले कभी समाजवादी पार्टी उठाती थी, तो काउंटर जब अटैक बीजेपी करती थी तो डिफेंसिव होना पड़ता था उनको। लेकिन इस मामले में बीजेपी डिफेंसिव है, और अखिलेश यादव की जो बहुत संयमित आक्रामकता है उसको लोग अप्रिशिएट रहे हैं। लोग मान रहे हैं कि इन्होंने ठीक तरीके से इस मुद्दे को उठाया है और इसमें सुधार होना चाहिए था, और अखिलेश यादव जी के उठाने से या समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाने से इसमें सुधार की गुंजाइश बनी है, और सुधार के लिए एसआईटी बनी है, और आगे और सुधार होगा, तो लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा इसका फायदा हो सकता है। देखिए, जहां तक अयोध्या की राजनीति की बात है, अयोध्या के लोग ज्यादातर लोग जो अयोध्या में मुख्य कस्बा है, जहां पे राम मंदिर है या जहां हनुमानगढ़ी है या जो अयोध्या का पूरा मूल कस्बा है, वहीं के लोग सब बहुत प्रसन्न नहीं है राम मंदिर बनने से। और जो रोक टोक लगी कि पुलिस वालों ने कहा कि इधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ, टिकटिंग लगाई, उसी लोगों को बहुत नाराजगी है। अच्छा, दूसरी बहुत बड़ी बात है सुरक्षा का। अगर पुलिस सुरक्षा नहीं करेगी तो वहां पे कभी भी हमला हो सकता है। 2005 में एक बार हुआ भी, और ये आशंका हमेशा बनी रहती है कि राम मंदिर चूंकि तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के निशाने पे, खासतौर पे इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन के निशाने रहता है, तो एक भय तो हमेशा है, एक डर है। अगर वो सतर्क नहीं होगी, पुलिस रोक टोक नहीं करेगी, तो एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी कोई हो सकती है। लेकिन जहां तक अयोध्या के मूल निवासियों का है, उनका मंदिर को लेकर कोई बहुत ज्यादा प्रेम नहीं है। खुश थे लोग, राम मंदिर जब फैसला आया लोगों ने खुशी जताई, लेकिन जब निर्माण कार्य वगैरह शुरू हुआ तो कोई उसका बढ़ चढ़ के स्वागत कभी नहीं किया उन्होंने। और जिन लोगों की दुकानें टूटी से होने पे, या जिन लोगों को मुआवजे की राशि जितना मिलना था नहीं मिला, या जो किसी निर्भर या किसी जमींदार की जमीन पुराने जमाने की थी, उसमें दुकान रखे हुए थे, 5 रुपए किराया देते थे महीना, अब उनको वो दुकान खाली करनी पड़ी, तो ऐसे तमाम लोग बहुत नाराज हुए।
और जो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई वो अप्रोप्रिएट नहीं थी। उसमें भी शर्तें ऐसी थी कि लोग जो है खुश नहीं हुए। तो अयोध्या के लोग कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं रहे। हालांकि आर्थिक फायदा सबसे ज्यादा अयोध्या के लोगों को हुआ। करीब 5,000 तो होम स्टे वहां चल रहे हैं, कुछ लीगल चल रहे हैं, कुछ इलीगल चल रहे हैं। एक बात और तमाम बताइए तरीके के विजय जी, बिजनेस शुरू हो पिछले गए। दिनों ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में और भी नेताओं ने समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों को बड़ी हवा दी और ये पूरा एक डिस्कशन चल पड़ा कि क्या समाजवादी पार्टी भी ममता बनर्जी की पार्टी की तरह या उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरह टूटने वाली है क्या। समाजवादी पार्टी की दलील थी कि राम मंदिर के चढ़ावे में जो घोटाले के आरोपों पर खबरें बन रही हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ये टूट की खबरें चलाई जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को इस काम पे लगा, ओम प्रकाश राजभर ये ध्यान हटाने की कार्रवाई थी और ये मामला बीजेपी के लिए इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें डाइवर्जन पॉलिटिक्स करनी पड़ी कि ध्यान समाजवादी पार्टी के टूट की खबरें चलानी पड़ी, क्योंकि उसके बाद उसे कोई बहुत ज्यादा उसमें आधार तो नजर आया नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसको डाइवर्ट करने के लिए ओम प्रकाश राजभर से ये बहलाई गई हो। इसकी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म है। अच्छा देखिए, लेकिन मीडिया में ये खबरें इतनी ज्यादा आई राम मंदिर से जुड़ी हुई जी, कि जिनको भरोसा नहीं भी था, जो मान रहे थे कि ये शायद शुरुआत में जिन लोगों ने सोचा कि शायद ये झूठी होंगी, बाद में ढेर सारे ऐसे इंटरव्यू आए, ढेर सारे लोग जो पीछे काम छोड़कर जा चुके थे वो सामने आए, उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए, तो ये फैल तो गया मामला। लेकिन अगर ये काउंटर था ओम प्रकाश राजभर के जरिए, इससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि सबसे ज्यादा डिबेट में अगर कोई मुद्दा है तो राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर ही सबसे ज्यादा डिबेट में है। और पिछले सप्ताह मेरी जानकारी सोशल मीडिया आ रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं की, एसआईटी की जांच बिठा दी, ये भी मतलब इस पर भी सवालिया निशान तो उठ रहा है ना, जांच की नीयत को लेकर। नहीं, देखिए, जांच की नीयत में इसमें मुझे जो कारण लगता है कि अगर एफआईआर हो ये पहले कर देते तो अगर किसी के घर पे कोई रिकवरी हुई तो वो कोर्ट के वो केस का पार्ट बन जाता है। यानी अगर किसी के यहाँ मान लीजिए 50,000 रुपए मिले और चढ़ावे की चोरी का है, तो वो 50,000 रुपए मंदिर के पास नहीं जाता, बल्कि वो थाने में जमा हो जाता, वो उसमें सबूत के तौर पे, और जब कोर्ट का फैसला आता तब वो पैसा वापस मंदिर में आता। या कोई बहुमूल्य वस्तु है, हार की बात बहुत ज्यादा हो रही है, चांदी की ईंटों की बात बहुत हो रही है, तो अगर इसकी रिकवरी होती एफआईआर के बाद तो ये सब उस केस का पार्ट हो जाती। तो इस तरीके की शायद चीजों से बचने के लिए इन्होंने किया कि पहले एफआईआर ना किया जाए, पहले जांच कर लिया जाए, पहले एसआईटी देख ले कि वास्तव में क्या हुआ। अगर कहीं कोई रिकवरी है तो रिकवरी हो जाए, उसे वापस मंदिर में रखा जाए। शायद ये मंशा रही होगी, लेकिन स्पष्ट तौर पे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वास्तव में इनकी मंशा क्या थी, एसआईटी पहले क्यों आई और एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई है। तो इस पे तो सवाल है। और अब अगर एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर होती है तो किन लोगों का नाम आता है, क्या उसमें लापरवाही के लिए, क्योंकि अमानत में खयानत तो चंपत राय जी भी उसमें पार्ट हो सकते हैं। और जिस तरीके के तमाम लोगों के बयान है, वो लोग तो बता रहे हैं कि हमने गड़बड़ियों की जानकारी चंपत जी के नॉलेज में डाली थी। बहुत से लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो अनिल मिश्रा जी का नाम ले रहे हैं। तो अब तो अगर एसआईटी कोई रिकमेंडेशन करेगी तो उसमें अच्छा, अब ट्रस्ट के लोगों के ऊपर एफआईआर होती अगर, और ऐसे लोग जो आंदोलन के पार्ट रहे हैं, तो आंदोलन में तो उनकी भूमिका बहुत ही अच्छी थी, बहुत अप्रिशिएट किया, उसी का पारितोषिक उन ट्रस्ट में शामिल करके मिला, और अब उन्हीं के खिलाफ एफआईआर होगी, यानी जीवन भर जितना कमाया उससे ज्यादा गंवा दिया वाली स्थिति इन लोगों की है। तो ये एक गहरी लापरवाही की बात है, और ट्रस्ट के सभी जितने पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के, वो सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर 2 आदमियों ने गड़बड़ी की तो बाकी लोग क्या कर रहे थे, उनको भी तो इस बात को देखना चाहिए था। आखिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी जो इसके मेंबर हैं, पार्ट हैं, उनको भी तो इनपुट मिले होंगे कहीं ना कहीं, और अच्छे मेंबर के तो भूमिका निर्वाह करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल। तो दोस्तों, एसआईटी अपनी पहला फेज अपनी जांच का पूरा करके वापस लौट चुकी है, और अब ये जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी सरकार को, और उसके बाद ये देखना होगा। सूत्रों के मुताबिक, जैसा मैंने बताया, बहुत सारी खबरें छन छन कर आ रही हैं घोर लापरवाही के
जो सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ये जांच रिपोर्ट की और डिटेल जो है कम से कम 150 पन्नों के आसपास की ये जांच रिपोर्ट बताई जा रही है। इसमें किस किस के ऊपर एसआईटी ने तलवार लटकाई है, कौन कौन किस किस को आरोपी बनाया है और कितना आरोपी बनाया है, क्या एक्शन सरकार उस पर लेती है, ये देखना होगा। इसके अलावा कोर्ट का दरवाजा भी लोग खटखटा रहे हैं ताकि इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाए और इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। यानी ये मामला अभी ठंडा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा विजय जी ने कहा कि चुनावों के मद्देनजर चुनावों पर इसका क्या असर होगा, फिलहाल लोगों में भारी नाराजगी दिख रही है क्योंकि बहुत करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। लेकिन अभी थोड़ा हमें देखना होगा कि चुनावों पर, वोट की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन ये बात साफ है कि मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है और आने वाले दिनों में इसकी आंच और ज्यादा फैलेगी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों नमस्कार।